नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। बतौर देश भारत की फिलहाल नंबर 1 क्या मुश्किल है? मेरा मानना है चीन। सच्चाई है जो भारत सरकार ने, भारत के मीडिया ने चीन के कारण बनी हुई मुश्किलों को जानबूझकर छुपाया हुआ, दबाया हुआ है। हाँ, दुनिया में चीन की रीति नीति और नीयत को लेकर चिंता हर तरफ है। वह हमेशा सुर्खियों में होता है, लेकिन भारत में नहीं होता। इसलिए क्योंकि पहली बात, हम चीन से डरते हैं, दूसरे चीन पर निर्भर हैं, तीसरी बात कि हमें समझ नहीं है कि चीन के आगे करें तो क्या करें। इसलिए सरकार भी जो कुछ कर रही है वह चुपचाप कर रही है। वह जनता को यह जतलाने बतलाने की हिम्मत लिए हुए नहीं है कि उसे चीन की वजह से क्या क्या कुछ करना पड़ रहा है। तभी इस गंभीर मसले पर मेरी आज की बात का खुलासा है और उसका शीर्षक है, चीन के कारण चौतरफा गिरा हुआ है भारत। पूछ सकते हैं, और सवाल है कैसे? तो जरा तथ्य जानें। भारत सरकार इंडो तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की 7 नई बटालियन बना रही है। इस पर सरकार 1800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ध्यान रहे, भारत और चीन की सीमा पर सुरक्षा की पहली लाइन आईटीबीपी की होती है। इस 7 नई बटालियन में 9400 नए जवान होंगे जो भारत और चीन की सीमा पर तैनात किए जाएंगे। यह सिर्फ एक खर्च है जो चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध की वजह से बढ़ा है। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज योजना का केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। इसमें भारत की सीमा पर, खास तौर से भारत और चीन की सीमा पर बसे 633 गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा। ये 2 योजनाएं पिछले महीने घोषित हुई है, जिन पर सरकार 6600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दोनों योजनाओं का मकसद भारत और चीन की सीमा पर सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ऐसे ही चीन की वजह से भारत का ओवरऑल खर्चा लगातार नियमित तौर पर बढ़ा हुआ है। नए साल के रक्षा बजट में पिछले साल के संशोधित अनुमान से 13% बढ़ोतरी है। भारत का कुल रक्षा बजट 72.6 अरब डॉलर का है, जबकि चीन का रक्षा बजट 225 अरब डॉलर का है। मतलब भारत के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा। दोनों देशों का यूं कोई मुकाबला नहीं है। और यह बात बहुत साफ शब्दों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही है। और उन्होंने कहा है कि चीन भारत से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और भारत उससे नहीं लड़ सकता है। यह सही है कि भारत उससे नहीं लड़ सकता है, लेकिन मुकाबले में बने रहने के लिए तो भारत को रक्षा बजट अनिवार्यतः लगातार बढ़ाते रहना होगा। भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से चौकन्ना रहना है। इस वजह से उसे मजबूरी में दुनिया भर के देशों से हथियार खरीदने हैं। तभी रूस से लेकर अमेरिका और इजराइल सभी से भारत हथियार खरीद रहा है। चीन ने भारत को चौतरफा घेरा है। भारत को उसने अपना आर्थिक उपनिवेश बना लिया है। भारत और चीन का कारोबार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार हुआ है, जिसमें भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 70 अरब डॉलर से ज्यादा है। भारत में छोटी विनिर्माण इकाइयां और लघु व मझोले उद्योग बंद हुए हैं और कारोबारी चीन से माल लाकर भारत में बेच रहे हैं। दूसरी ओर सामरिक रूप से चीन ने भारत को चारों तरफ से घेर रखा है। भारत के तमाम पड़ोसी देश चीन की कर्ज कूटनीति के जाल में फंसे हुए हैं। दक्षिण में श्रीलंका से लेकर उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, नेपाल और पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान तक सब चीन के कर्ज के जाल में फंसते हुए हैं या फंस चुके हैं। चीन उनका मनमाना इस्तेमाल कर रहा है। चीन के जाल में फंसा श्रीलंका उसके जासूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर खड़े होने की इजाजत देता है, जिससे वह भारत के परमाणु संयंत्रों से लेकर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रों की निगरानी करता है। अभी हाल में आर्थिक संकट में जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को मदद नहीं दी, तो चीन ने उसको मदद दी। पाकिस्तान के कुल 133 अरब डॉलर के कर्ज में कोई 33 अरब डॉलर का कर्ज अकेले चीन का है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इस समय चीन की कूटनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसकी वजह से भारत को उत्तर व पश्चिम की सीमा पर ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीन ने कई पेट्रोलिंग पॉइंट पर भारत को पीछे किया। इससे भारत सरकार मान नहीं रही है, लेकिन इस बारे में कई रिपोर्ट है और माना जा रहा है कि भारत गश्त की जगहों से पीछे हटा है।
उधर अरुणाचल प्रदेश में भी चीन ने दबाव बढ़ाया। हैरानी की बात है कि भारत इस बात को मंजूर नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, जबकि अमेरिका की संसद में इसे लेकर वहां की दोनों पार्टियों ने एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। अमेरिकी संसद ने अरुणाचल में चीन की आक्रामक नीतियों की निंदा की, लेकिन भारत सरकार में कोई चीन की निंदा नहीं कर रहा है। उसने अरुणाचल प्रदेश के 14 गांवों के नाम बदलकर तिब्बती नाम रखे हैं। गलवान घाटी से लेकर डोकलाम तक उसने भारत की सीमा पर अपना शिकंजा कसा है, लेकिन इस रियलिटी के बावजूद भारत में कोई भी सोचने समझने को तैयार नहीं है, बातचीत करने को तैयार नहीं है। चीन की वजह से हो रहे बदलावों पर न चिंता है और न कोई बहस है। अब चीन से आए कोरोना वायरस के भारत पर पड़े गहरे असर पर जरा गौर करें। यह खुलासा मामूली नहीं है और इसका हेडिंग है, कोरोना से भारत की बदली आर्थिकी, उसकी व्यवस्थाएं। हाँ, सही बात है कि महामारी खत्म हो गई है, लेकिन कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। करीब 4 महीने बाद फिर एक दिन में 700,000 केस आए हैं और एक्टिव केसेज की संख्या 4,500 से ज्यादा बताई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 राज्यों को चिट्ठी लिखकर यह हिदायत दी है कि उनके यहाँ पर कोरोना बढ़ रहा है और वे एहतियाती कार्रवाई सावधानी बरतें। भारत में कोरोना महामारी को आए 3 साल हो गए हैं। मार्च 2020 के आखिरी हफ्ते में पहले संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। 4 घंटे के नोटिस पर देश बंद किया गया था। उसके बाद के 3 सालों में समाज और अर्थव्यवस्था दोनों बहुत बदले हैं। आमतौर पर लोग इस बदलाव को देख नहीं रहे हैं या देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि आज जो परेशानी और बदलाव है उसका कारण कोरोना महामारी है। जैसे मीडिया में हाल में शोर था कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में विकास दर कम होकर 4.4% रह गई, जबकि पहली तिमाही में वह 13% से ऊपर थी, दूसरी तिमाही में 6% से ऊपर थी। जाहिर है लोग जानते ही नहीं है कि कोरोना का असर था जो पहली तिमाही में विकास दर 2 अंकों में हुई और उसके बाद कम होने लगी। क्या मतलब? असल में कोरोना के पहले और दूसरे संपूर्ण लॉकडाउन और तीसरे आंशिक लॉकडाउन का असर था जो वित्त वर्ष 2020 और 21 के अप्रैल से जून की तिमाही में विकास की दर -24% थी। इस भारी गिरावट के बाद जो आधार था उससे फिर अगली तिमाही में विकास होने का हिसाब लगा, क्योंकि बेस माइनस में था, बहुत नीचे, 0 से भी बहुत नीचे था। इसलिए जरा सा भी सुधार पहली तिमाही के विकास दर की रेट को 2 अंकों में ले आया। फिर हर तिमाही की विकास दर का हिसाब कोरोना के पहले साल के विकास दर के आधार पर हुआ। इसलिए जीडीपी रेट में इतना वेरिएशन है और उसका अर्थ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा है कि महंगाई कितनी लगातार बढ़ते हुए है। खुदरा महंगाई की दर भी रिजर्व बैंक की ओर से तय की गई सुविधाजनक सीमा से भी ऊपर है। इसका कारण भी कोरोना महामारी है। आमतौर पर महंगाई तब होती है जब मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम, लेकिन यदि सप्लाई पर्याप्त से ज्यादा हो तो और तब भी महंगाई बढ़ी हुई हो तो उसका कारण दूसरा होता है। भारत में अभी यही हो रहा है। भारत में खाने पीने की चीजों का रिकॉर्ड उत्पादन है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सन 2022-23 में भारत में अनाज का उत्पादन 33 करोड़ टन रहा। फल सब्जियों की पैदावार में भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी महंगाई ऊंची बनी हुई है। हैरानी की बात है कि खुदरा महंगाई दर बुनियादी रूप से खाने पीने की चीजों की महंगाई की वजह से। इसके बाद ईंधन का नंबर आता है। जाहिर है महंगाई बढ़ने का कारण स्वाभाविक नहीं है। मांग और आपूर्ति में अंतर नहीं होने पर भी यदि महंगाई ज्यादा है तो कारण यह है कि अर्थव्यवस्था की दर ऊंची रखने या दिखाने के लिए सरकार कृत्रिम रूप से महंगाई दर बढ़ाए हुए है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना की मार से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ऊंची महंगाई दर रखी गई है। इसी से सरकार का हर महीने का जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ रुपए तक रह रहा है। ऐसे ही बेरोजगारी दर के 7% से ऊपर होने का भी सस्पेंस है। इसके लिए तरह तरह के कारण बताए जा रहे हैं,
लेकिन कोरोना का एक कारण के तौर पर नहीं बतलाया जा रहा है। ऊंची बेरोजगारी दर का एक कारण लघु, सूक्ष्म और मझोले उद्योग यानी MSME सेक्टर का कमजोर होना है। यह सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता है। नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी की वजह से यह सेक्टर पहले से दबाव में था, लेकिन महामारी और उसके बाद हुए पूर्ण व आंशिक लॉकडाउन ने इसकी कमर तोड़ डाली है। केंद्र सरकार ने इस सेक्टर को बचाने के लिए सिर्फ क्रेडिट का बंदोबस्त किया, कोई आर्थिक मदद नहीं की। कोरोना के पहले साल यानी 2020 में MMSE सेक्टर का उत्पादन 46% कम हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में MSME सेक्टर का कुल बकाया 8.73 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। नतीजा यह था कि लाखों की संख्या में छोटी व मझोली कंपनियां बंद हुई। महामारी का बड़ा असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी हुआ है और वहां भी लाखों लोगों की नौकरी गई है। सो चाहे विकास दर हो, महंगाई हो या बेरोजगारी, सभी की बुनियाद में कहीं न कहीं महामारी है। दुनिया के दूसरे देशों में, खास तौर से विकसित देशों में सरकार की ओर से लोगों को आर्थिक मदद दी गई, लेकिन भारत में सरकार ने किसी नागरिक को आर्थिक मदद नहीं की। अलग अलग सेक्टर के लिए कर्ज लेने की व्यवस्थाएं जरूर हुई और उसके लिए कर्ज की राशि बढ़ाई गई, लेकिन तब संकट ऐसा था कि कोई भी समझदार वह असली कारोबारी कर्ज लेकर बिजनेस नहीं करना चाहता था। सो छोटी कंपनियां व फैक्ट्रियां बंद हुई और लोगों की बचत समाप्त हुई। आज जो महंगाई रोकने के नाम पर हर दिन ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही है, उसका भी एक मकसद लोगों के पैसे बैंक में जमा कराना है ताकि सिस्टम को चलाए रखाया जा सके। कुल मिलाकर अब आप सोचे विचारे कि चीन और उससे आई महामारी से भारत कितना फंसा है, कैसा उलझा हुआ है और अभी भी वह लगातार उलझनों में है। इसी के साथ आज का एपिसोड अब यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.